नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ साइकोलॉजी पार्ट 13 जो कि टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं। सीखने का नियम है वो किसके द्वारा दिया गया है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है फ्रॉइड, स्किनर, थॉर्नडाइक और एडलर। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक। सीखने का नियम है ये किसके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए हैं। कौन कौन से? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि थॉर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दी थी? थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि एसआर यानी स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? इसका सही उत्तर भी हो जाना था थॉर्नडाइक के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है फ्रॉइड। फ्रॉइड ने कौन सी थ्योरी दी थी? फ्रॉइड ने साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी और फ्रॉइड के द्वारा ही साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी भी दी गई थी। अगला यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है स्किनर। स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी थी? स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। लास्ट यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है एडलर। एडलर ने होलिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी दी थी। अगला प्रश्न, संचयन स्मृति की कौन सी प्रक्रिया है? यानी स्टोरेज स्मृति की कौन सी प्रक्रिया है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरी। जो स्टोरेज है ये मेमोरी की सेकंड स्टेज है। मेमोरी की कितनी स्टेजेस होती है? मेमोरी की 3 स्टेजेस होती है। पहली कौन सी होती है? पहली होती है एनकोडिंग, दूसरी होती है स्टोरेज एंड तीसरी होती है रिट्राइवल। अगर आपसे पूछा जाता है कि मेमोरी के कितने टाइप होते हैं? मेमोरी के 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। स्टोरेज कौन सी प्रक्रिया है? स्टोरेज मेमोरी की दूसरी प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में तार्किक चिंतन आरंभ कर देता है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसका सही उत्तर क्या हो जाना था? ऑप्शन डी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा समूह परियोजना का एक सशक्त माध्यम है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है रोजमर्रा की शिक्षा से होने वाला तनाव को दूर करने के लिए, दूसरा है अनेकता में एकता की भावना की प्रचार प्रसार के लिए, तीसरा है सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने के लिए, चौथा है शिक्षकों के भारत को हल्का करने के लिए। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन बी, अनेकता में एकता की भावना के प्रचार करने के लिए समूह परियोजना एक सशक्त माध्यम है। अगला प्रश्न, पालन शैली कितने प्रकार की होती है? यानी पेरेंटिंग स्टाइल कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 6, 8, 4 या 5। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 प्रकार के। जो पालन शैली है इसके 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है अथॉरिटेरियन, दूसरा होता है अथॉरिटेटिव, तीसरा होता है परमिसिव और चौथा होता है नेग्लेक्टफुल। जो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स होते हैं ये थोड़ा रूड प्रवृत्ति के होते हैं और अपने बच्चों से ये बिल्कुल वैसा ही व्यवहार चाहते हैं जैसा ये करवाना चाहेंगे। और जो दूसरा प्रकार है परमिसिव। जो परमिसिव पेरेंट्स होते हैं ये स्नेही होते हैं यानी लविंग होते हैं और बच्चों की मांगों के आगे झुक जाते हैं। तीसरे प्रकार के पेरेंट्स होते हैं अथॉरिटेटिव। जो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं ये सबसे अच्छी पेरेंटिंग स्टाइल मानी जाती है।
अथॉरिटेटिव जो पेरेंट्स होते हैं ये बच्चों से काफी उम्मीदें रखते हैं और काफी लविंग भी होते हैं और उनके लिए अपने आप ही सीमाएं तय भी हो जाती हैं। चौथा है नेग्लेक्टफुल। जो नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स होते हैं ये थोड़ा उदासीन होते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को ही प्राथमिकता देते हैं। अगला प्रश्न, बच्चे भाषा सीखने की एक व्यवस्था के साथ पैदा होते हैं, किसके द्वारा कहा गया था? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है नोआम चोमास्की, स्किनर, थॉर्नडाइक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोआम चोमास्की के द्वारा ये कथन कहा गया था। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है स्किनर। स्किनर का क्या कहना था? स्किनर का बच्चों की भाषा सीखने के प्रति क्या कहना था? स्किनर कहते थे कि बच्चों में भाषा का विकास जन्मजात क्षमता, व्याकरण प्रशिक्षण, अनुकरण और पुनर्वलन के कारण होता है। अगला प्रश्न, निगमनात्मक तर्क में अर्थ अनुमान की दिशा क्या है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से सामान्य या विशिष्ट से विशिष्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसमें बच्चों को पहले नियम बताए जाते हैं और उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। अगला प्रश्न, किस अवस्था में बालक को समाज के बनाए गए नियमों, परंपराओं एवं मूल्यों को ग्रहण करने से संबंधित नैतिकता का विकास होते हुए देखा जा सकता है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा है कन्वेंशनल लेवल और तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल और चौथा है नन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर क्या हो जाना था? ऑप्शन बी, कन्वेंशनल लेवल में बच्चों को समाज के द्वारा बनाए गए नियमों, मूल्यों को ग्रहण करने से संबंधित नैतिकता का विकास होते हुए देखा जा सकता है। जो कन्वेंशनल लेवल है इसमें कितने एज के बच्चे आते हैं? इसमें 10 से 13 साल के बच्चे आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल में कितने साल के बच्चे आते हैं? इसमें 4 से 10 साल के बच्चे आते हैं और प्री कन्वेंशनल लेवल में बच्चों की अपनी कोई नैतिकता नहीं होती है, बल्कि जो उनके माता पिता कहते हैं वे उसी रूल को फॉलो कर रहे हैं। और जो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया गया था कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल में बच्चे समाज के द्वारा बनाए गए नियमों को फॉलो करते हैं। यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया गया है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। बच्चे सेल्फ चॉइस के हिसाब से नियमों का पालन करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि कुछ नियम उनके उनके लिए जरूरी है तो वे उस नियमों को फॉलो करते हैं, अदरवाइज वे नियमों को तोड़ भी सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मॉरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है ये किसके द्वारा दी गई थी? मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी कोलबर्ग के द्वारा दी गई थी। कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस बताई हैं? कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट की 6 स्टेजेस बताई है और कितने लेवल बताए हैं? लेवल 3 बताए हैं, जो कि प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अगला प्रश्न, शिक्षण निम्न क्षेत्र में श्रेष्ठता पर आधारित है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है विश्वास, अभिवृत्ति, संप्रति की जानकारी या व्यक्तित्व। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संप्रतियों की जानकारी। जो शिक्षण है ये सबसे श्रेष्ठ किस पर आधारित होता है? संप्रत्यय यानी नॉलेज ऑफ कंसेप्ट। जो टीच करवा रहा है उसके कंसेप्ट ऑफ नॉलेज जो है अच्छा होना चाहिए। उसके बाद उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, एटीट्यूड भी होना चाहिए और पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संप्रत्ययों की जानकारी। अगला प्रश्न, हरमन एबिंगहॉस ने डैश डैश के प्रायोगिक अध्ययन के लिए तकनीक विकसित की है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है अधिगम और शिक्षण, मूल्य और अभिवृत्तियां, व्यवहारों और अपेक्षाओं, लास्ट ऑप्शन दिया गया है स्मृति और विस्मृति। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, स्मृति और विस्मृति के लिए एबिंगहॉस ने प्रायोगिक अध्ययन के लिए तकनीक विकसित की है। जो एबिंगहॉस है ये जर्मनी के साइकोलॉजिस्ट थे। अगला प्रश्न,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बालक को अन्य व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य से समझने में कठिनाई होती है। यह डैश डैश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है उत्क्रमणीय, आत्म केंद्रिता, जीववाद या संधारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्म केंद्रिता यानी ईगोसेंट्रिज्म। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ईगोसेंट्रिज्म है ये किस अवस्था में आता है, ईगोसेंट्रिज्म प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है। बच्चे को दूसरों के परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए इसलिए डिफिकल्टी होती है क्योंकि बच्चा यह समझता है कि हर कोई उन्हीं की तरह सोचता है और उन्हीं की तरह देखता है। बच्चा स्वयं को सेंटर में रख देता है। अगला प्रश्न, वह मनोवैज्ञानिक जिसने शैक्षिक मनोविज्ञान को शिक्षा के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है स्किनर, क्रो एंड क्रो, जेवी वॉटसन एंड पील। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, पील। पील ने शैक्षिक मनोविज्ञान को शिक्षा के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है स्किनर। स्किनर शैक्षिक मनोविज्ञान को मनोविज्ञान की वह शाखा मानते हैं जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। अगला यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो शैक्षिक मनोविज्ञान को जन्म से वृद्धावस्था तक व्यक्ति के सीखने के अनुभव का वर्णन मानते हैं। अगला प्रश्न, वह व्यक्ति जो बुद्धि पर शोध के लिए जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है लुइस मेडिसन टर्मन, लियोना टेलर, जॉन डीवी एंड हरमन एबिंगहॉस। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए, टर्मन। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है जॉन डीवी। जॉन डीवी ने प्रोजेक्टिव मेथड दिया था। और यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया गया है हरमन एबिंगहॉस। हरमन एबिंगहॉस ने फॉरगेटिंग कर्व का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, प्रेक्षण विधि प्रयुक्त की जाती है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है प्रयोगशाला, शांत स्थान, प्राकृतिक स्थिति और नियंत्रित स्थिति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक स्थिति। जो ऑब्जर्वेशन है वो किस सिचुएशन में किया जाता है, ऑब्जर्वेशन नेचुरल जो कंडीशन होती है उसमें किया जाता है ताकि बच्चा कोई भी बनावटी व्यवहार ना करे। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान व्यक्ति का अध्ययन करता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है चिंता, स्मृति एवं भाषा, प्रत्यक्ष या कल्पना। लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार शैशव अवस्था है। यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल थॉट्स या सेंसरी मोटर थॉट। लास्ट ऑप्शन है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सेंसरी मोटर स्टेज। पियाजे के अनुसार जो शैशव अवस्था होती है इसमें बच्चा अपनी इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है इसमें बच्चा हाइपोथेटिकल एंड साइंटिफिक रीजनिंग के आधार पर सोचता है। अगला ऑप्शन दिया गया है प्री ऑपरेशनल स्टेज। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसमें बच्चा भाषा के द्वारा दुनिया को देखना शुरू करता है। लास्ट ऑप्शन दिया गया है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है इसमें बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मनोसमाज का क्षेत्र है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है स्मृति, निर्णय, पेशीय कौशल एंड व्यवहार की शैली। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, व्यवहार की शैली। अगला प्रश्न, शैक्षणिक मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के व्यवहार का उसके डैश डैश के संबंध में अध्ययन करता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है शैक्षणिक वातावरण, घर का वातावरण, समूह और अलगाव में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शैक्षणिक वातावरण। अगला प्रश्न, संरचनावाद के विकास के लिए मुख्यतः कौन उत्तरदायी है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है एडवर्ड ब्रैडफोर्ड,
जेवी वॉटसन, विलियम वुंड या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम वुंड। विलियम वुंड ने संरचनावाद के विकास का सिद्धांत दिया था। और संरचनावाद का जो सिद्धांत है ये कहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी? संरचनावाद के सिद्धांत की स्थापना जर्मनी में विलियम वुंड के द्वारा की गई थी। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है जेवी वॉटसन। जेवी वॉटसन को व्यवहारवाद के संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न, व्यवहार के अध्ययन के लिए अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है प्रक्षेपण विधि यानी ऑब्जर्वेशन मेथड, दूसरा है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, तीसरा है एक्सपेरिमेंटल मेथड और चौथा है अंतर संबंधी विधि यानी डिफरेंशियल मेथड। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एक्सपेरिमेंटल मेथड। जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है ये कंट्रोल्ड सिचुएशन में किए जाते हैं। कौन सी स्थिति में किए जाते हैं? नियंत्रित स्थिति में किए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।